Dear students, once again, as we discussed the first chapter, the living world, after that we will see some of the practice paper which may be helpful for NEET examination. जैसा कि पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर लिया है, अब इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आपका जो मेडिकल का नीट का एग्जाम होता है उसमें काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे। तो हम बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। जिस पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? कौन सा ऐसा एक निश्चित जो है लक्षण नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? पहला ऑप्शन ए ग्रोथ, बी मेटाबॉलिज्म, सी रिप्रोडक्शन, डी कॉन्शियसनेस। जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक फीचर्स पाए जाते हैं, जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो आपका एक ग्रोथ होता है, दूसरा मेटाबॉलिज्म होता है और एक कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन जो एक दूसरा फीचर है प्रोडक्शन, ये बहुत कॉमन फीचर नहीं होता है, जो कि डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी में नहीं होता है। ये हम बहुत स्पष्ट रूप से इसको हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी। सेकंड क्वेश्चन, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाई, इसको इसने दिया था। तो जैसे पहला ऑप्शन है ए एरिस्टोटल, आप जानते हैं फादर थे, जिसको हम बायोलॉजिक फादर भी कहते हैं। लीनियस आप जानते हैं, इन्होंने जो है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, लेकिन टर्म नहीं दिया था टेक्सोनॉमी। इन्होंने टेक्सोनॉमी वर्क किया था लेकिन इन्होंने नहीं किया था। जॉनरी नाम है, जैसे इन्होंने स्पीसीज का टर्म दिया था। इसके बाद जो ऑप्शन है एपीडी कैंडोल, मैंने चैप्टर में डिस्कस किया था, ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके लिए आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन होगा आपका एपीडी कैंडोल, यानी ऑप्शन जो है सी इसमें करेक्ट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बाद में आप उस वीडियो से आप दोबारा इसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताया जा रहा है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा तो आप जानते हैं, ये आपका जीनस नेम है, इंडिका, और हियर इज द एल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज एल सिग्निफाई, एल क्या बताता है? तो एल जो है आपका ये लोकल, इसमें ऑप्शन ए है लोकल नेम, बी है वेराइटी, सी है लीनियस हु डिस्क्राइब्ड इट, डी लैटिन नेम। तो एल जो होता है वो आपको इंडिकेट करता है उस ऑथर को जिसने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, यानी इसका ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, लीनियस हु डिस्क्राइब्ड इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, इसमें बेसिक यूनिट सबसे सिंपलेस्ट यूनिट, सबसे लोवेस्ट यूनिट कौन सी होगी? इसमें से नाम दिया है क्लास, ए ऑप्शन, बी जीनस, सी स्पीसीज, डी फैमिली। तो जैसा कि आप इसमें आपको याद होगा टेक्सोनॉमिक हियरार्की हमने पढ़ाई थी, तो उसमें सबसे लोवेस्ट जो होती है, जो आप कैटेगरी होती है, रैंक होती है, वो कौन सी होती है? आपकी स्पीसीज होती है। तो यानी इसका ऑप्शन जो सी है स्पीसीज, ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, यानी सी स्पीसीज इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप टेक्सोनॉमिक हियरार्की को देखेंगे तो सबसे पहले स्पीसीज आएगी, फिर इसके ऊपर आपका जीनस, फिर आपकी फैमिली, फिर ऑर्डर, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास है, फिर डिवीजन है, इसके बाद किंगडम है। तो सबसे यानी कि जो आपकी बेसिक यूनिट होगी अब ऑफ क्लासिफिकेशन, वो सबसे लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक होगी, जिसको हम स्पीसीज जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। कौन से ऐसे सर्टेन रूल्स होते हैं जिसके आधार पर जो है कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप इसमें ऑप्शन ए दिया है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप जानते हैं प्रोसेस जो है ये कराती है वर्गीकरण, जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये भी नहीं हमारा होगा। और तीसरा जो है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्ट नेम देना। तो यानी ये प्रोसेस यही है जिसके थ्रू जो है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नेम देते हैं। यानी इसका ऑप्शन सी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और टेक्सोनॉमी जो होती है वो आपकी ब्रांच होती है जिसमें हम
स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को। इस वजह से ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर। इसमें कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है, हमको ये देखना है। तो जैसे पहला ऑप्शन है कैरोलस लिनियस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाइनोमियल नेम जीनस और जिसमें स्पीसीज नेम हम पढ़ते हैं, इसको दिया गया था कैरोलस लिनियस से, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। जॉनरे, अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया, इन्होंने क्या दिया था, स्पीसीज का कॉन्सेप्ट, जो स्पीसीज हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है जॉनरे द्वारा दिया गया था। ये भी ऑप्शन सही है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। फादर ऑफ बॉटनी, इसमें दिया है डार्विन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट पेयर नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा डी। और डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने आपके नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, इस वजह से ये इसमें होना चाहिए था नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगर फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था थियोप्रेस्टस, जो कि नहीं दिया गया है। इस नाते इसका आंसर डी यही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज इज कॉल्ड। जो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जैसे इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑर्डर, बी जीनस, सी फैमिली, डी क्लास। तो जब आप हियरार्की को अपने इससे पहले लेसन में आपने जब पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि जो डिफरेंट प्रकार की कैटेगरीज बनती है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पे बनती है। सिमिलर कुछ कैरेक्टर्स को हम लेके उस पर बनाते हैं। तो जो कॉमन कैरेक्टर्स लिए जाते हैं उसके आधार बनते हैं। जैसे सबसे पहली बेसिक यूनिट जो होती है वो आपकी स्पीसीज होती है। तो यानी स्पीसीज के ऊपर जब बनेगा तो जीनस बनेगा, यानी कुछ सिमिलर स्पीसीज का अगर कैरेक्टर होगा तो वो जीनस होगा। जीनस कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होगा तो आपका फैमिली में जाएगा। फैमिली कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे तो ऑर्डर में जाएगा। ऑर्डर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे तो वो क्लास बनेगा। तो यानी अगर स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं तो अगर कुछ कॉमन कुछ स्पीसीज हैं और उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर कोई एक ग्रुप बनता है तो वो कहलाएगा आपका जीनस। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, जीनस होगा। इसका आंसर ये सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन्स एट लिस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत ही आपके कम होते हैं? तो आप जब देखेंगे तो इस कैटेगरी में सबसे कम नंबर किस में आएगा ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी होगी हमारे उसी में ही सबसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। तो उस आधार पे हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? ए है आपका फैमिली दिया है, बी जीनस है, सी ऑर्डर है, और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी हमारी क्या है, स्पीसीज। इस वजह से सबसे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, डी, क्योंकि सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है और इसी में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हम ग्रुप के आधार पर उनको अलग अलग रखते जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप सबसे लोवेस्ट पे जाएंगे तो वहाँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। इस वजह से इसका आंसर जो है आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, द साइंटिफिक नेम ऑफ होमो सैपियंस रिप्रेजेंट्स। ये क्या है होमो सैपियंस? तो इसमें जैसे नाम में है आपका होमो है और सैपियंस, यानी इसमें दो पार्ट हैं। एक आपका जीनस नेम है जिसको जेनरिक नेम बोलते हैं, सैपियंस स्पेसिफिक एपिथेट है। जिससे कि हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है जिसको लिनियस ने दिया था। तो यानी कि आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पहला ऑप्शन जीनस एंड स्पीसीज। तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 को देखते हैं थोड़ा सा जानकारी में, ये शायद दूसरे पार्ट से आ गया है, इसको अभी हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको हम अब आ गया तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। 10 है, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स आर यूजफुल। ये किस चीज में यूजफुल है? जैसे पहला ऑप्शन दिया है प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें हम जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जीनस लेवल की जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम प्रिजर्व करते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टडिंग नेचुरल हैबिटेट्स, इससे हम नेचुरल हैबिटेट्स को स्टडी करते हैं। सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नाइदर ए एंड बी। तो इसमें से हमको दो ही ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, ए और बी में से। तो ये कहता है कि प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी
ये बात सही है कि इसमें हम जो है कि तमाम सारे जो है स्पीसीज उनका कंजर्वेशन करते हैं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है वो आपको कहता है कि स्टडी नेचुरल हैबिटेट। ये नेचुरल हैबिटेट्स नहीं होते, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं इसमें हम अलग से प्लांट्स को या जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को लाते हैं। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट को लगाते हैं और जो तो यानी ये अपने हैबिटेट में नहीं होते, वहां से कहीं इसके नेचुरल हैबिटेट से लाकर इसमें इसमें इनको रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी ऑप्शन है वो रॉन्ग है इस आधार पर। और जब एक ही सही है तो इसमें ना तो सी वाला सही होगा ना डी सही होगा, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है ए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है यानी वृद्धि और प्रजनन दोनों जो है कि एक दूसरे संबंधित लगभग जो है कि इवेंट्स हैं। तो इसमें आंसर किसमें ये करेक्ट होगा, इसको आप देखिए, क्योंकि ये दोनों ही ये एक दूसरे से थोड़ा सा अलग भिन्न संबंधित है। जैसे कि एक्सक्लूसिव मतलब उसको अलग करके देखना, एक अलग अलग घटना है। तो ए जैसे एनिमल है इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों होगा, ये बात इसमें तो इस एक्सक्लूसिव में अलग होना, तो अलग होने का ये फीचर नहीं है। इसका मतलब जो है कि ये वाला ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा। बी प्लांट्स में भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। फंजाई इसमें भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों होता है, इस नाते हमारा ऑप्शन ये भी नहीं है। ये म्यूल्स की जो प्रॉपर्टी है, ये म्यूल्स वाला ये प्रॉपर्टी अलग होती है, क्योंकि म्यूल्स जो होते हैं वो सेम टाइप के इनमें प्रजाति में इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। वो एक हाइब्रिड प्रजाति होती है जो कि दो डिफरेंट हम स्पीसीज के बीच क्रॉस कराते हैं। जैसे मेल डंकी हो गया और फीमेल हॉर्स, तो ये दो डिफरेंट टाइप का हो गया, इसमें रिप्रोडक्शन जो है दोनों डिफरेंट है, ये एक्सक्लूसिव, ये अलग है। इसी वजह से इसका ऑप्शन जो है डी है वो आपका राइट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एकदम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो निश्चित प्रॉपर्टी है किसी ऑर्गेनिज्म की 100% जो उसमें होती है। जैसे कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप इसमें पहला ऑप्शन दिया ग्रोथ है, दूसरा है मेटाबॉलिज्म, तीसरा है मूवमेंट और फोर्थ है रिप्रोडक्शन। तो सबसे वेल डिफाइंड जो प्रॉपर्टी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, कि ग्रोथ का फीचर सभी ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं होता है। जैसे प्लांट्स में कहते हैं उनमें कंटिन्यूअस अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है, लेकिन एनिमल्स में है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है। इस आधार पर और मूवमेंट भी जो है एनिमल प्रॉपर्टी है, प्लांट्स में नहीं होती है। रिप्रोडक्शन का भी बहुत डिफाइनिंग फीचर नहीं है कि व्हाट इज द एक्चुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ क्लियर हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, इसको देखते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज। तो इसमें कौन सी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंतर्गत हम आइडेंटिफिकेशन को डील करते हैं या स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर को भी करते हैं, नामकरण जो पद्धति होती है, और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जो होता है बहुत सारे जीवों का, तो किस ब्रांच में इसको हम स्टडी करते हैं। तो आप जानते हैं मार्फोलॉजी जैसे पहला ऑप्शन है, तो इसमें केवल हम बाहर की संरचना के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये पूरा नहीं है। एनाटॉमी, इसमें हम आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी है जिसमें कि हम तीनों ही चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, नॉमेनक्लेचर भी करते हैं और क्लासिफिकेशन भी करते हैं। इस तरीके से सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका राइट आंसर होगा, टैक्सोनॉमी। और डी जो है वो साइटोलॉजी, इसमें हम केवल सेल के बारे में स्टडी करते हैं। इस वजह से राइट आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 में सी ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, क्या इसमें जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में ट्रू नहीं है। तो क्या ट्रू नहीं, इसको हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है दे ग्रो फ्रॉम इनसाइड, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर से बढ़ता है, तो ये ऑप्शन आप जानते हैं कि दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो होती है वो बाहर हमको दिखाई पड़ती है। तो ये चीज, इसमें से ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये नॉट कह रहा है, तो इसको हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा इसमें सत्य नहीं, ये देखना है नॉट। तो ये वाला ऑप्शन ये होगा कि दे ग्रो फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से बढ़ते हैं, ये राइट आंसर है। क्योंकि
किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो सेल से होती है, तो सेल ही उसका साइज बढ़ाते हैं, आकार, इसका मतलब अंदर से ही उसकी ग्रोथ होती है। ये बात बिल्कुल सही है। दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, वो खुद अपने तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बात सही है। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं, उसके आधार पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। दे हैव मेटाबॉलिज्म, सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं किसी बॉडी के अंदर, वो सेल्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सभी लिविंग प्रॉपर्टी में, सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है। ये भी आंसर सही है। कहता है ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉन्शियस, सभी लिविंग थिंग्स कॉन्शियस होती हैं। सभी जो है कि संवेद आपकी मतलब सब में जो है कि सोचने की या वर्क करने, उसको एक्शन करने की क्षमता होती है या चिंतन करने की क्षमता होती है। ये बात रॉन्ग है। सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस नहीं होती, क्योंकि सभी में जो है कि नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं होता। नर्वस सिस्टम जिसमें डेवलप होता है प्रॉपरली, वही कॉन्शियस में होते हैं, और जिनमें नहीं होता है वो नहीं होते। इस वजह से आपका आंसर जो डी होगा ये आपका रॉन्ग होगा। ये नॉट ट्रू अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉन्शियस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस इन टेक्सोनॉमिक हियरार्की। टेक्सोनॉमिक हियरार्की का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, जिससे अगर आपने पहले पढ़ा होगा, इसको देखा होगा, तो जब हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक हियरार्की तो आप देखते हैं कि सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी आती है। सबसे लोवेस्ट में हमारी आती है स्पीसीज, तो सबसे पहले हम स्पीसीज को ढूंढेंगे। या फिर अगर हम ऊपर से जाते हैं हाईएस्ट कैटेगरी से, तो हाईएस्ट कैटेगरी हमारी सबसे ऊपर होती है किंगडम। यानी किंगडम और स्पीसीज दो होगा, तो आप सारे ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी सभी में किंगडम और स्पीसीज सभी में दिया, इसका मतलब इसमें से कोई एक क्लियर होगा ऑप्शन। तो अब स्पीसीज के ठीक पहले जो हमारे ऊपर में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है, जीनस। तो जीनस हमारे किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी एक ऑप्शन हमारा डी नहीं है। ये तो क्लियर हो गया है कि स्पीसीज बाद फैमिली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फिर इस जीनस के ऊपर जस्ट जो हमको आता है वो आता है फैमिली। तो फैमिली आपके दो ऑप्शंस में दिया गया है, इसमें बी और सी में, यानी बी और सी में ही करेक्ट आंसर है। फिर फैमिली के ऊपर क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर दोनों में दिया गया है। ऑर्डर के ऊपर क्या होता है, क्लास, क्लास दोनों में दिया गया है। क्लास के ऊपर जो है आपका क्या आना चाहिए, फाइलम आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले किंगडम होना चाहिए। तो इस वजह से हमारा जो बी ऑप्शन इसमें दिया है किंगडम और फाइलम, बी इज द राइट आंसर। इसको आप जो है कि देख सकते हैं। तो बी द करेक्ट ऑप्शन और द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 15। तो 15वें में आपका बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, स्पीसीज और जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। या फिर हम हायर टू लोअर जाएंगे रैंक में, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट। ये आपके एनसीईआरटी बुक में चार्ट में दिया भी गया है, इसको आप देख सकते हैं, आपको याद होगा। जो व्हीट का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका क्या है, आपका नाम है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेटिकम एस्टिवम। ये आपका राइट आंसर है। जी मेज जैसे है, ये आपका मक्के का नाम है, मेज जिसे बोलते हैं। ओराइजा सटाइवा जैसे आपके ये नाम है आपके उसके पैडी के धान की वैरायटी का नाम है। और पाइसम सैटिवम ये आपका जो है मटर का साइंटिफिक नेम है। तो इस प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में दिया गया है द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू। सिस्टमैटिक जो टर्म है ये क्या बताता है। सिस्टमैटिक्स का टर्म आपको याद होगा, इसको दिया गया था कार्लस लिनियस द्वारा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या स्टडी करते हैं इन द सिस्टमैटिक। हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में इनको अरेंज करके स्टडी करते हैं, और किस आधार पर, उनके रिलेशनशिप्स के आधार पर। तो इसका मतलब कि हमको ये देखना है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है और उनके रिलेशन के आधार पर स्टडी करता है। इस वजह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये आपका होगा स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। जबकि उसके नीचे ऑप्शन बी है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये गलत है, क्योंकि इसमें हम नॉमेनक्लेचर वाली बात नहीं करते हैं। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, इसको हम नहीं इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसमें बात की जाती है आपके फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन की, तो फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन बात नहीं है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जब इसकी बात करते हैं तो हम एनाटॉमी की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ओके। In question number 18, the question is
हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था? तो आप जानते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट में दो नाम आते हैं, जिसमें एक आपका जेनरिक नेम होता है, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट होता है। और ये आपको पता है कि ये सबसे पहला वर्क जो किया गया था वो कैरलस लीनियस द्वारा किया गया था। इट इज द राइट आंसर, क्योंकि कैरलस लीनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इस हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैसे कौन से हैं। जैसे जॉन रे है, इन्होंने स्पीसीज पर वर्क किया था। चार्ल्स डार्विन, आपको इसको आपने पढ़ा होगा जैसे पहले क्लासेस में, नेचुरल सिलेक्शन पर काम किया था। अरिस्टोटल, इन्होंने जो है कि पहला जो है कि एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। इस वजह से राइट आंसर क्या होगा? कैरलस लीनियस। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन मैंजीफेरा इंडिका लिन, हियर द लिन, लिन के नाम दिया गया है, जेनस नेम, स्पेसिफिक नेम और लीनियस का नाम, ऑथर नेम। इस क्वेश्चन पूछता हूँ इंडिका रिप्रेजेंट्स, इंडिका क्या बताता है? तो आप जानते हैं इंडिका यहाँ पर जो टर्म है, द इंडिका टर्म, दिस इंडिका टर्म रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीसीज नेम, यानी राइट आंसर इज द सी, ये सी को बताता है। तो इन क्वेश्चन नंबर 19 द राइट आंसर विल बी योर सी। तो ये आपका करेक्ट है, आपका आंसर होगा इन क्वेश्चन नंबर 19। नाउ अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं आपको इंपॉर्टेंट चीज, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज गवर्न्ड बाय, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम देने का जो प्रोसेस होती है उसको किसके द्वारा किया जाता है, या इसको जो है कि चलाया जाता है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन दिया है ICBN, ICZN, WHO, यूनेस्को, IUCN। तो ICBN और ICZN आप इसको पढ़ भी चुके हैं, यही राइट आंसर है। और ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN में प्लांट्स का इसके प्लांट्स के बारे में इसकी नेमिंग करते हैं, और ICZN में हम एनिमल्स के बारे में नेमिंग करते हैं। WHO आप जानते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका जो है कि हेल्थ पे वर्क करता है, इंटरनेशनल जो है कि संस्था है। यूनेस्को आपका इसी तरीके से जो आपके तमाम सारे जो सांस्कृतिक कल्चरल जो चीज़ें होती हैं उस पर वर्क काम करता है। और IUCN जो होता है ये आपका कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, ऑफ नेचर के बारे में। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और नेचर। तो ये आप कह सकते हैं कि IUCN जो होता है इसमें हम स्टडी करते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, जो कि आपकी ऐसी स्पीसीज जो कि लुप्त होने वाली है। इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। द लिविंग, अगला क्वेश्चन नंबर 21, द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेपरेट्स लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या अलग करता है, ये हमको देखना है। ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है? क्वेश्चन नंबर 21। तो 20 लिविंग जो होगा वो आपकी सेल्स का बना होगा। तो सेल्स में जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर है वो आपका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। तो यानी इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर। बाकी जो फीचर्स होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अलग फीचर्स होते हैं। तो इस आधार पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लिविंग कैरेक्टर होगा, क्योंकि विदाउट जो है जो भी लिविंग सेल होगी उसमें एक पर्टिकुलर रिएक्शंस होंगी, उसी के आधार पर वो सेल की सारी एक्टिविटीज हमको दिखाई पड़ती है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे रिप्रोडक्शन, चाहे मूवमेंट हो। इससे राइट आंसर क्या होगा? आपका मेटाबॉलिज्म होगा। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं। कहता है द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एमंग द फॉलोइंग, इसमें सबसे छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है? तो मैंने बताया सबसे लोवेस्ट जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो आपकी कौन सी होती है? स्पीसीज। तो यानी हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा, ए है फैमिली, बी जीनस, सी ऑर्डर एंड डी स्पीसीज, एंड डी स्पीसीज इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो स्पीसीज होगा, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगी, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच टेक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? कौन सी ऐसी टेक्सोनॉमिक एड है, कोई ऐसे टेक्सोनॉमिक जो है कि आपका एक मॉडल है या मटेरियल है जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी स्पीसीज का, और किस आधार पर? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी आप आपस में विरोधी लक्षणों के आधार पर।
तो ऐसे ये आपकी थोड़ा सा अगले चैप्टर्स क्वेश्चन है, इसको बाद में फिर पढ़ाएंगे, डिस्कस कर लेंगे, फिर भी इसका आंसर देना जरूरी है। इसका आंसर होगा सी, ये आपका होगा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, सॉरी टेक्सोनॉमिक, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो टेक्सोनॉमिक एड के रूप में एक जो है कि इंपॉर्टेंट चीज वर्क करती है की, और की जो होती है वो दो अपोजिट कैरेक्टर्स के आधार पर बेस्ड होती है। तो इसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसको आप उसमें हम पढ़ा देंगे, इसको और क्लियर कर देंगे। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। फिलहाल के लिए आप इसको जान दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक मैन का करेक्ट जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होगा? तो इसमें जो करेक्ट नेम होगा, अगर बाइनोमियल के आधार पर आप चलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें एक जेनरिक नेम होना चाहिए और एक स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। तो राइट नेम क्या होगा? पहला ऑप्शन है होमोसेपियंस, ये भी दिया गया है। बी होमोसेपियंस, सी होमोसेपियंस सेपियंस, और डी होमोसेपियंस। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि पहले वाले में होमोसेपियंस दिया गया है, और होमो में एच जो है ये भी कैपिटल लेटर से है और एस भी कैपिटल लेटर से, जो स्पीसीज नाम है, इस वजह से ए वाला ऑप्शन गलत है, ये राइट आंसर नहीं है। बी वाले में होमो सेपियंस दिया गया है, एच वाला कैपिटल है क्योंकि जीनस नेम कैपिटल से स्टार्ट होता है, यानी होमो में एच कैपिटल से स्टार्ट होगा, और स्पीसीज नेम स्मॉल से स्टार्ट होता है सेपियंस, तो होमो सेपियंस, यानी बी इज द राइट आंसर, ये करेक्ट आंसर है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी वाले में क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस, ये इसमें सेपियंस जो स्पीसीज नेम है वो भी रॉन्ग है क्योंकि ये कैपिटल स्टार्ट है, इस वजह से ऑप्शन गलत है। और डी वाले में होमो सेपियंस, ये नाम तो लिखा गया है लेकिन इसके बीच में एक हाइफन लगाया गया है, एक डैश का मार्क है, निशान है, इसलिए तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन, होमो सेपियंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? हम किसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं? तो इसको हमने पहले बताया था कि जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो वर्ड था वो तो दिया गया था एपीडी कैंडोल के द्वारा, जो क्वाइन इस वर्ड को किया गया था, लेकिन एक्चुअल में जो टैक्सोनॉमी में जो इनिशियल वर्क जिसके द्वारा किया गया मैक्सिमम, और जो कि एक्सेप्टेबल वर्क रहा, उसी के आधार पर उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी किया जाता है, और वो थे आपकी लिनियस। तो कार्लस लिनियस इज द राइट आंसर एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एक्सक्लूसिव? कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि अलग है? अलग है किससे? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एब्सेंट इन नॉन लिविंग मैटर। ऐसा है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा अलग मैटर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो अलग है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है? तो क्या ऐसा कैरेक्टर है, इसको हम देखेंगे। 26 का ऑप्शन, पहली चीज ग्रोथ का फीचर देखते हैं, ग्रोथ, सेल्फ रेप्लिकेशन, बी ऑप्शन, सी मूवमेंट, एंड डी इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट अलग कैरेक्टर है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि हर लिविंग बॉडी जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल, वो सेल की बनी होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन आल्सो अकर आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं सेल के बाहर में भी ये हो सकती हैं, बिना सेल के तंत्र के, यानी सेल से का निर्मित तंत्र ना हो, सेल से कोशिका मुक्त तंत्र हो, यानी कोशिका वहां पर ना हो, और उसके बाहर कोई मीडियम हो, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती हैं, और इसी कहता है हेंस मेटाबॉलिज्म। इसलिए मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं? मेटाबॉलिज्म जिसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखेंगे, कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर सकते, जबकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि मेटाबॉलिज्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि ये होती है। कहता है स्टिल रिमेन्स ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, अभी हमने पहले चर्चा की थी, तो ये ऑप्शन बी जो है यही आपका राइट आंसर है अब तक के आधार पर।
ये आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इज नॉन एसेंशियल, ये नॉन एसेंशियल है, ये बात गलत है, ये एसेंशियल है। विदाउट इट्स जो है डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं हो सकते हैं। चौथा, अकर्स ओनली इन एनिमल्स, ये बात गलत है, ये प्लांट्स में भी होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें भी होती है। इस वजह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी, स्टिल रिमेन्स एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड। जो सारी रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही है, एक सेल के अंदर हो रही है या एक जो है लिविंग बॉडी उसके अंदर हो रही हैं, तो जितनी भी सारी रिएक्शंस जो होती हैं उसको हम लोग पहले चर्चा की थी, इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में दो तरह की और रिएक्शंस होती हैं, एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म, ये इसके पार्ट में है। यानी मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, और दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इस वजह से मेटाबॉलिज्म जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन में पूछा गया कि सम टोटल, यानी दो मिलाकर टोटल कुल जो रिएक्शंस होती हैं जो बॉडी में होती है उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जो जटिल कंपाउंड होते हैं, उनको तोड़कर सिंपल में बदला जाता है। और जो एनाबॉलिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, सिंपल वाले जो कंपाउंड होते हैं वो सब मिलकर एक जो है जटिल यौगिक या जटिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसलिए ऑप्शन जिसमें जो है सी द राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन से इसमें से है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बी, कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, सी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, एंड डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जैसे है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सभी में सेल पाई जाती है, जितनी भी लिविंग बॉडी है ये सभी अप्लाई होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है नॉट, क्वेश्चन में पूछा है नॉट, कौन सा अप्लाई नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन सही अप्लाई होता है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं, हमको ये दिखना है कौन सा नहीं होता, वो हमारा ऑप्शन होगा। कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी अप्लाई होता है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, जो बाहर से कोई चीज फैक्टर प्रेजेंट है उसके लिए ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है, तो ये भी सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये भी अप्लाई होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी में एक जैसा अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है डी वाला यही राइट आंसर होगा, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी में अप्लाई नहीं होता है। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, in the taxonomic hierarchy as we move from kingdom to species, जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम होता है, और सबसे लोवेस्ट क्या होता है, स्पीसीज। यानी हम किंगडम से क्या हो रहा है एक्चुअल में, किंगडम से हम किधर जा रहे हैं, स्पीसीज की तरफ, स्पीसीज की तरफ। और जब स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो इसमें खास बात क्या होती है कि नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं जब किंगडम से आप स्पीसीज तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पीसीज से किंगडम तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो घटते जाएंगे, ये खास चीज है। तो इसको हम ऑप्शन देखेंगे, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज। एक कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा इससे पहले भी की थी कि जैसे जैसे सबसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जब आप ऊपर तरफ बढ़ते हैं यानी स्पीसीज से किंगडम तरफ जाते हैं तो बढ़ते हैं, लेकिन जब स्पीसीज तरफ आते हैं तो घटते हैं। और हम आ किधर रहे हैं, किंगडम से स्पीसीज की तरफ, क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। एक बात तो ये होगी, ये भी पहली चीज, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेज, कॉमन कैरेक्टर्स नंबर जो है डिक्रीज करते हैं, बात गलत है। जब हम ऊपर तरफ जाते हैं स्पीसीज से किंगडम तरफ जाते हैं तब हमारा ऑप्शन जो है कि ये होना चाहिए था, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जब हम स्पीसीज किंगडम तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स घटेंगे। लेकिन इसमें उल्टा पूछा गया क्वेश्चन में किंगडम से स्पीसीज तरफ, इसमें तो उल्टा होना ही, बढ़ना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर नहीं है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेज एंड सिमिलरिटी इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या आता है, जब हम नीचे तरफ आते घटते हैं और सिमिलरिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है।
क्योंकि ऊपर तरफ जाते हैं स्पीसीज की तो वो कहता है घटती जाती है, लेकिन जब नीचे तरफ आते हैं तो बढ़ती जाती है। इसमें हमारा ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर थिंग में। बोथ नंबर एंड सिमिलरिटी इंक्रीज, ये गलत आंसर है। इसमें राइट आंसर क्या होगा 30 में सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 तरफ जाएंगे। द टर्म सिस्टिमा नेचुरेई रिफर्स टू, ये क्या बताता है? तो एक्चुअल में सिस्टमा नेचुरेई जो थी एक बुक थी, इसको जो है कि लिखा गया था लिनियस द्वारा, तो ये बात तो इसमें दी गई है और ये पहला ऑप्शन है भी, बुक रिटन बाय द लिनियस, ये पहले ऑप्शन में लिखा भी गया है। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बाय एरिस्टोटल, ये बात गलत है, ये बिल्कुल नहीं है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप जानते हैं, ये मेंडल द्वारा दिया गया था, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। नेम ऑफ ए जीनस, इसको हम नॉमेनक्लेचर पद्धति कहते हैं, नॉमेनक्लेचर है, तो इससे कोई मतलब नहीं। सिस्टमा नेचुराई जो बुक रिटन बाय लिनियस, यही आपका राइट आंसर है, आंसर नंबर ए, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर सही से मैच नहीं हुआ है, हमको ये देखना कौन सा मिसमैच है। जैसे हर्बेरियम है, हर्बेरियम ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन होता है, ये बात बिल्कुल सही है, हर्बेरियम हम ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन का तैयार करते हैं। म्यूजियम में क्या होता है, प्रिजर्व्ड एनिमल्स होते हैं, ये भी बात लगभग हमारी बिल्कुल सही है, ये भी आपका राइट आंसर है। की जो होता है ये आइडेंटिफिकेशन टूल होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मोनोग्राफ, ये जो है एक है क्वेश्चन, इसको हम आगे शायद अगले चैप्टर से है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे। कंटेंस ड्राइंग ओनली, ये बात बिल्कुल जो है कि गलत है। मोनोग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर जो है कि एक ग्रुप के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इस वजह से आंसर जो है डी वाला ये बिल्कुल गलत है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, डी। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट जो धारणा दी गई, अवधारणा दी गई है, तथा एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में प्रजनन कर सकते हैं, और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, जो है कि आपके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कैसे, जो कि आपके उर्वर हैं, यानी कि जो कि आगे चलकर भी नई स्पीसीज आपस में वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये जो है जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में दिया किसे गया था, तो लीनियस आप जानते हैं, लीनियस ने तो जीनस और बाइनोमियल नेम दिया था, तो ये इससे जुड़े नहीं हैं। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, डी कैंडोल ने टैक्सोनॉमिक वर्ड दिया था, मेयर जो थे उन्होंने स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसी के आधार पर ये ऑप्शन जो है बी है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम, कौन सा साइंटिफिक नेम करेक्टली लिखा गया है, और इसमें आप ध्यान देखिए, पहला ऑप्शन होमो सैपियंस, तो होमो में एच कैपिटल है, एस भी, और स्पीसीज में एस कैपिटल है, इसमें तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। होमो सैपियंस बी वाला ऑप्शन आप देखिए, इसमें बी ऑप्शन एच होमो, एच कैपिटल से स्टार्ट सही है, सैपियंस स्मॉल स्टार्ट है, ये लगभग सही दिख रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन होमो सैपियंस एल, इसमें एस देखो, स्पीसीज वाला जो नाम है सैपियंस, इसमें एस कैपिटल से है, ये ऑप्शन गलत है। चौथा वाला होमो सैपियंस डैश, इसमें बीच में एक डैश मार्क लगाया गया है, यह भी ऑप्शन हमारा गलत, क्योंकि जेनेरिक और स्पीसीज के बीच में डैश नहीं आता है, तो डी वाला ऑप्शन भी गलत है। सी वाला भी आपका गलत है, ए वाला भी, और यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो आप कौन सा होगा, बी ऑप्शन, बी वाला करेक्ट, यानी होमो सैपियंस, दिस इज द राइट आंसर, यानी 34 का बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड्स प्रिजर्व द प्लांट स्पेसिमेन इन अल्कोहल और फॉर्मेलिन। आपने बहुत सारे अपने स्कूलों में ऐसी जगहों पे देखा होगा, बहुत सारे जो है कि एनिमल्स वगैरह को लिक्विड में प्रोटेक्ट करके रखा रहता है, लिक्विड के अंदर डाल के रखते हैं, प्लांट को भी डाल के उसमें पैक करके रखते हैं, और जब वो पैक करते हैं वो प्रिजर्व सुरक्षित पड़े रहते हैं बहुत समय तक। तो वो कौन सा वो जो होता है, इसको हम ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसको कि हम इस तरीके से प्रिजर्व करके हम रखते हैं, तो ऐसी चीजें जो प्रिजर्व करके रखी जाती है उसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम स्पेशल एक नाम देते हैं, क्या देते हैं। हर्बेरियम जैसे पहला ऑप्शन है, ये शीट पे होता है पेपर पर, तो ये हमारा नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है। म्यूजियम करेक्ट होता है, जिसमें कि हम इसमें जो है कि लिक्विड में बहुत सारे एनिमल्स वगैरह को और या प्लांट के पार्ट्स को भी इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं, ये रखे रहते हैं। बोटेनिकल गार्डन में आप जानते हैं लिविंग चीजें रखी जाती हैं, तो इसे तो अलग से लगाया जाता है, कोई मतलब नहीं। और की जो है आपका एक टूल होता है जिससे कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इस बेस का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, द राइट आंसर विल बी योर बी, द राइट ऑप्शन आंसर विल बी योर बी, म्यूजियम। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 36
क्वेश्चन में दिया गया है द टर्म टेक्सोनॉमी इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स मीनिंग। जो टेक्सोनॉमी का वर्ड है वो जो है ग्रीक वर्ड से 2 वर्ड से लिया गया है। तो 2 वर्ड्स कौन से हैं टेक्सोनॉमी में, आप जानते हैं, है ना। एक तो आपका होता है उसमें टेक्सॉस जो वर्ड आता है, तो टेक्सॉस में उसमें क्या होता है कि आप अरेंजमेंट पढ़ते हैं, और जो नॉमिस होता है वो आपको होता है कि स्टडी विद द विथ इन ए सीक्वेंस या इन ए रूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बात कर रहा है, एक नियम की बात कर रहा है, जिसके नियम थ्रू उसको स्टडी करते हैं और उसको हम अरेंज करते हैं। तो यानी हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए उसमें रूल की आपकी लॉ की बात होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉ होता है। लॉ में ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम उसको स्टडी करते हैं। जैसे आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है, जीनस नेम है और स्पीसीज नेम होता है, फिर जीनस नेम कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्पीसीज नेम जो है कि स्मॉल लेटर स्टार्ट होता है। इस तरीके से ये चीज़ें क्या होती है, लॉ कहलाती हैं। तो यानी इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपको कौन सा होगा, बी, अरेंजमेंट ऑफ लॉ, अरेंजमेंट एंड लॉ। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इसमें स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका है टोटल नंबर ऑफ टैक्सा एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द हियरार्की में कितने जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं प्रपोज्ड बाय द लीनियस, जो लीनियस द्वारा दी गई थी उसमें कितनी होती हैं। तो आप जानते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, तो हम देखते हैं पहले स्पीसीज होता है, इसके बाद फिर आपका जीनस होता है, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद डिवीजन या फाइलम, इसके बाद फिर क्या होता है किंगडम। तो यानी राइट इसमें टोटल कितने हो गए 7। तो 7 हो गए, तो मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा 37 का आपका ऑप्शन होगा सी, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन डिस्टिंग्विश, कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि अलग कर सकता है, या उसके बीच में पहचान कर सकता है या अलग कर सकता है लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग बीच कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो उसको आसानी से अलग कर सकता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो आपका, हमने इससे पहले कहा, सबसे बेसिक जो फीचर होता है वो क्या होता है मेटाबॉलिज्म। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सबसे राइट आंसर आपका जो होगा, द राइट आंसर विल बी योर metabolism. So this is the very important property that is in the case of living and non-living. Now the question number 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्सोनॉमिकल एड, कौन सा ऐसा इसमें से एक टेक्सोनॉमिकल एड नहीं है। पहला ऑप्शन है म्यूजियम, म्यूजियम को हम टेक्सोनॉमिकल एड के रूप में प्रयोग करते हैं पहचान के लिए, बिल्कुल सही है। की को भी एक टूल होता है, इसको भी हम पहचान के लिए यूज करते हैं, ये भी आंसर सही है। हर्बेरियम को भी यूज करते हैं पहचान के लिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्लांट को हम आइडेंटिफाई करने में हर्बेरियम का प्रयोग करते हैं। डी एक टर्म है इको सिस्टम, ये आपको पहचान के लिए नहीं, तो इको सिस्टम को हम रख नहीं सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन जो इसमें होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हियरार्की फॉर मैन, मैन के लिए कौन सी करेक्ट हियरार्की है। तो मैन की बात हम करेंगे तो इसका पहले हम नाम समझेंगे, बायनोमियल नेम क्या है, तो होमो सेपियंस। तो यानी होमो सेपियंस जो है आप देखेंगे सभी ऑप्शंस में दिया गया है, सभी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद इसका जो फैमिली होगी वो होमिनिडी, सभी ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट है। हम इधर चल रहे हैं आपके सेपियंस, फिर होमो, तो ये आपका स्पीसीज नेम पर सेपियंस, फिर इसके बाद जीनस नेम होमो, फिर होमिनिडी, फैमिली, सभी में दिया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो ऑप्शन में इसमें आएगा, एक किस में आते हैं, एक स्पेशल ग्रुप में आते हैं जिसको बोलते हैं प्राइमेटा, प्राइमेटा में जाएगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा किस में आएगा, क्योंकि जो होमोसेपियंस होते हैं मैमल्स में आते हैं, कि ये जो है कि अपने जो भी ऑफ स्पेंस होते हैं उनको मिल्क फीड कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है क्लास में आएंगे किसमें, मैमेलिया में। और मैमेलिया के ऊपर ये कहते हैं, फिर अगली जो क्लास में आएंगे वो होगा कार्डेटा वाला, ये वाला, यानी कि इसको। तो कार्डेटा में जाएंगे। कार्डेटा में क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो है कि नोटोकार्ड जो आपका वर्टिबल कॉलम होता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर नोटोकार्ड का होता है, ये इसमें पाया जाता है। इसके बाद ये सभी एनिमल्स में आते हैं, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको देख सकते हैं, सेपियंस, होमो, होमिनिडी, प्राइमेटा, मैमेलिया, कार्डेटा एंड एनिमेलिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस किया।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए होंगे और पुराने जो कॉन्सेप्ट थे उसके आधार पर आपको आंसर आगे से हल करने में सुविधा भी मिलेगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।